अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों के लिए ज़बरदस्त बेहतरीन प्रोग्राम बनाया। आज से आप रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान रियाज से ताज़ा तरीन अपडेट सुने। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और चलते हैं इमरान रियाज की बात की तरफ। बनने से पहले मुतनाज़े हो चुके हैं और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने ख़ास तौर पे नून लीग ने उन्हें डेलिबरेटली मुतनाज़े किया था। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब का जो दौर था वो अदलिया की तारीख़ के स्याह तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, आज ये बात पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी कह रहे हैं, तमाम वकला कह रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों में अगर आप कहीं पे भी बल्कि एक सर्वे मैं करवाऊँगा, कल के वीलॉग में आपको बताऊँगा कि जो शाम वाला वीलॉग आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पर क्या राय दी है। बहरहाल पाकिस्तानी ये सोचते थे कि कोई भी चीफ जस्टिस आए वो कभी भी जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन काजी फ़ायद ईसा ने पाकिस्तानियों को गलत साबित कर दिया और अब वो एक ज़रबुल मिसल बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक्सटेंशन के शौक़ में आइन और कानून, हत्ता के जो उनकी अपनी अदलिया है और जो साथी जज हैं, उन तक से कादी फ़ायद ईसा साहब ने खिलवाड़ किया है और पूरी अदलिया को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से बदतरीन सियासी इंतकाम और दुश्मनी निभाई है कादी फ़ायद ईसा साहब ने। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुई और इसकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके बारे में सारे सर्वेस कह रहे थे कि ये जमात स्टेट अवे इलेक्शन जीत रही है और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करेगी, उस जमात से 13 जनवरी को कादी फ़ायद ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीनने का एक स्याह फैसला किया। फिर कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में इदारों ने पाकिस्तान की सियासत में बदतरीन मुखालफत की, बदतरीन मुदाखलत की, सियासी जमात की मुखालफत की, ये सारा कुछ किया। तारीख़ के मुतनाज़े तरीन इंतखाबात जो हुए हैं वो कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुए हैं। यानी कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में जो इंतखाबात हुए ऐसे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं हुई। यानी जो पाकिस्तान टूट गया था जब 1971 में, तो उन इलेक्शन में भी धांधली ऐसे नहीं हुई थी जैसी धांधली इमरान खान के खिलाफ की गई। बदतरीन धांधली थी, पूरे के पूरे नताइज बदल दिए गए। अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया था, हुकूमत किसी और को दे दी गई और ये सारा कुछ कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुआ। यानी ये जितना भी 45-47 वाला खेल था ये कादी साहब के दौर में हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ख़ुसूसन पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में तारीख़ी नौइयत का ये हुआ है। यानी लोगों के बेडरूमों तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घुसे, लोगों के घरों को और कीमती सामान को तोड़ा गया। ये सारा कुछ कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुआ। हत्ता के जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं उनके घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। और इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बेशुमार सैकड़ों मिसालें हैं। ख़वातीन की तारीख़ी बेहुरमती हुई कादी साहब के दौर में। बहुत सारी ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, आंसू गैस का निशाना बनाया गया और ये सब कुछ ख़वातीन अभी भी हिरासत में है। यानी आप मिसाल ले लें, बुशरा बीबी जो है वो एक दिन पहले रिहा हुई। मैं बताता हूँ उनके बारे में कुछ तफसीलात आपको। अभी भी यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है। इमरान खान साहब की 2 बहनें जाली मुकदमे के अंदर जेल में। वीडियो मौजूद है कि एक उधर खड़ी है, एक उधर खड़ी है और 2 लोग खड़े हों तो आप दफ़ा 144 का नफाज ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पकड़ा गया और वीडियो मौजूद होने के बावजूद उन पर पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे बना दिए गए, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। और बहुत सारी और ख़वातीन भी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मेरी जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात हुई, वो कह रहे जी ना उनको दवाइयाँ देने देते हैं, ना उन्हें खाना देने देते हैं, ना उनके बच्चों से और फैमिली से मुलाकात करने देते हैं और उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। जुल्म और फस्तायत है ना कि ये दोनों मियाँ बीवी क्यों इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जो जाकर इमरान खान के साथ खड़ा होता है या वफादारी साबित करता है उसको निशान इबरत बनाती है ये रियासत। तो इसी तरह मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहिबा जो है उनके साथ भी उनको तकलीफ में रखा हुआ है, वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं। वहाँ एमकेएम को सपोर्ट किया गया कराची में दबा के, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में पूरा जोर लगाया गया बाकी जमातों को देने के लिए, पंजाब के अंदर PMLN को सीटें जो है वो बांटी गई जैसे रेडियाँ बांटते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। हत्ता कि ये पहली मरतबा हुआ कि कादी फ़ायद ईसा के दौर में
जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, नॉमिनेशन पेपर, उनसे नॉमिनेशन पेपर तक छीन लिए जाते थे। इसकी वीडियोस चलती थी, लेकिन कादी साहब ने कुछ नहीं किया। एक सियासी जमात ऐसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना वो अपना झंडा निकाल सकते थे, ना जुलूस और ना जलसा। ये इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में, जिसको कादी साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन था। कादी साहब के दौर में बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि मासूम बच्चों को पुलिस उठाकर ले गई, उन्हें गिरफ्तार किया, और कुछ तो ऐसी रिपोर्टें हैं कि बच्चों पे टॉर्चर करके उनकी माओं को जो है वो वीडियोस दिखाई गई। फिर जो 2/3 अक्सरियत के लिए कादी साहब ने सीटें छीन कर दी नून लीग वालों को। एक दिन तो इकट्ठी 3 सीटें दे दी, और वो देने का मकसद ये था कि कुछ भी करके नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत आए और कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन एक्सटेंशन कादी साहब को फिर भी नहीं मिली। मखसूस नशस्तें जो है वो हारने वाली जमातों को दे दी गई कादी साहब के दौर में, और कादी साहब इसके हामी थे कि नहीं, जो जीते हैं उनको मखसूस नशस्तें नहीं देनी, जो हारे हैं ये मखसूस नशस्तें उनको दें। और कादी साहब के बयानात से उनके पूरे टन्योर में ये पता चलता रहा कि उनके अंदर कितना बुग़्ज़ है और कितना गुस्सा है इमरान खान से या उनकी सियासी जमात से। जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं वो कादी फायद ईसा साहब के दौर में मामूल बन गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी। हत्ता कि इस्लामाबाद और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और अहम तरीन शहरों से, मेन जगहों से इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। मैं भी जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं, जिनमें इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मीडिया के ऊपर एक जबर का माहौल रहा कादी साहब के दौर में, मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अच्छा, हैरत की बात एक और भी है, कादी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हमायती खो दिए। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे तो होना तो ये चाहिए था कि वो अपने काम से अपने हमायतियों की तादाद में इजाफा करते, मगर जितने भी सहाफ़ी और वकला कादी साहब के हमायती थे वो सारे कादी साहब के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि कादी साहब ने काम ही ऐसे किए थे। फिर अरशद शरीफ साहब का केस है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है, उसमें बिल्कुल इंसाफ फराम नहीं किया। और इसके अलावा जो है जिसने भी कादी साहब पे एहसान किया, मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब को आप ले लें, उन्होंने कादी साहब के ऊपर एहसान किया, लेकिन कादी साहब ने उनके खिलाफ इकदाम किए। इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पर और उनकी अहलिया पर चलाया गया, लेकिन कादी साहब के कान पर जूं तक ना रेंगी। सियासी कारकुनों की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई और उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। साथी जजों ने ख़त लिख कर कादी फायद ईसा साहब को कहा कि जनाब हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है, मगर कादी साहब को होश नहीं आई। पार्लियामेंट में जाके कादी साहब बैठ गए जनाब, और अपने मनसब को काफ़ी डिग्रेड किया, और जाते जाते भी 63A का जो एक फ़ैसला था उसकी मनचाही नज़रसानी की मनचाहा बेंच बनाकर एक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म हुआ, जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मंडियाँ लगी, वो भी कादी फायद ईसा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। कादी साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैं हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। हामिद मीर साहब जी कादी फायद ईसा साहब के बारे में कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैं कादी फायद ईसा जैसे जज की हमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नज़रिया ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया है। अब यही बात जो है वो अली अहमद कुर्स साहब कह रहे हैं, जो पहले खड़े हुए थे कादी साहब के साथ। यानी मुझे आफरीन है सिद्दीक जान पे और कुछ सहाफ़ी है उन पे भी, वो पहले दिन से कह रहे थे कि कादी फायद ईसा जो है वो एक फ्रॉड किस्म का करैक्टर है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये अजीबोगरीब माहौल पैदा कर देंगे। लेकिन कादी साहब ने अपने कंडक्ट से साबित किया कि जो लोग उनकी हमायत करते थे, मुतीउल्लाह जान साहब हैं, असद तूर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो हमायत करते थे वो भी मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा नहीं, कादी साहब डिजर्व नहीं करते थे और ये कादी साहब ने ज्यादती की है। एक और गवाही भी आई है जी बिलावल की। बिलावल ने कहा जी कादी फायद ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। ये बिलावल ने BBC को इंटरव्यू दिया, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कादी फायद ईसा साहब आईनी तरमीम के लिए भी रोल प्ले कर रहे थे। हालांकि जज का कोई काम नहीं होता, पार्लियामान का काम है, लेकिन क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे तो कादी फायद ईसा साहब ने आंखें बंद रखी, जुल्म होने दिया, अगवा होने दिए, तशद्दुद होने दिया, मंडियां चलने दी और 63A की नज़रसानी इस अंदाज में की ताकि जिसने जिसको ख़रीदना है वो ख़रीदे और जिसने जिसको डराना है वो डराए। इसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा सख्त है, जो उन्होंने कहा एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ।
उन्होंने कहा पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे बदज़बान, बदतमीज़, बद तहजीब, बद किरदार, करप्ट, मुनाफिक, इंसाफ के कातिल और खुद पसंद शख्स का नाम काजी फ़ायद ईसा है। इंसाफ का जो कत्लेआम इस शख्स के दौर में हुआ, इस पर यह शख्स तारीख में एक मकरूह किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा। खस कम जहां पाक। ये जी साहबजादा हामिद रज़ा साहब का स्टेटमेंट है काजी फ़ायद ईसा के बारे में। अब कुछ और चीज़ें वो भी आप देखें ना, टाइम तो ख़त्म हो ही जाता है, इस पर आप गौर कीजिए ना। काजी साहब जब 13 माह पहले आए थे तो शायद उन्हें लगता था वो हमेशा यहीं पे रहेंगे। उनके साथ एक्सटेंशन के वादे किए गए, उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई। एक दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया तो फिर उनकी अदालत से इसकी तस्हीह आई कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, बाकी जजों को मिलेगी तो कादी साहब को भी मिल जाएगी, वो भी एक्सटेंशन ले लेंगे। तो कादी साहब कानून में ऐसी तब्दीली चाहते थे कि 3 साल मजीद वो रहें, लेकिन कादी साहब नहीं रह पाए, आज उन्हें जाना पड़ रहा है। तो जो लोग आज सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें क्या लगता है कि वो हमेशा यहीं पर बैठे रहेंगे? एक दिन ये सीट बड़ी बेवफा होती है, आप इस सीट से उतरेंगे और किस्सा पारीना बन जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जनरल बाजवा जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या जनरल मुशर्रफ जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या पहले इफ्तिखार चौधरी साहब जब सीट के ऊपर हुआ करते थे, या वज़ीर आज़म को आप ले लें बहुत सारे, तो उन सबको लगता है कि वो खुदा बन बैठे हैं। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, वो स्याह को सफ़ेद कर सकते हैं और सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सीट उनके पास पे चली जाती है और वो एक छोटा सा फैसला भी नहीं कर सकते, एक सेक्रेटरी की ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, एक छोटी सी पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, एक बंदे को तरक्की भी नहीं दिलवा सकते, ना किसी का फ़ायदा करने का उनके अंदर कोई सलाहियत बाकी बचती है, ना किसी का नुकसान करने की उनके अंदर कोई सलाहियत बाकी बचती है। बहरहाल एक दिन तो सबने जाना है, अब देखना यह है कि तारीख के अंदर उनका नाम क्या लिखा जाता है। क्या उनका नाम तारीख के कूड़ादान में जाता है या सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है? ये आपका अपना किरदार इस बात का तयन करता है कि आपने उस सीट पर बैठकर इंसाफ किया या ना इंसाफी की, ज़ाती मफादात देखे या पाकिस्तान के मफादात देखे। बहरहाल अभी तो पाकिस्तान के मफादात तो लोग देखते नहीं हैं, ज़्यादातर अपने मफादात देखते हैं। बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा होने के बाद पेशावर चली गई, और उसकी वजह यह है कि पहले उन्हें बनीगाला पहुँचाया गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जाकर उनको मिली। तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया, ख़ासतौर पे जो वकला मिले थे इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी साहिबा आपके लिए इमरान खान साहब का पैगाम है कि आप पेशावर चली जाएं, और ये सेफ्टी के हवाले से कहा गया कि आपको पेशावर जाना चाहिए। इमरान खान साहब की हदायत पे फिर वो पेशावर चली गई, वहाँ पे उनको अकोमोडेट किया गया है, उनका मेडिकल चेकअप वगैरह भी होगा। लेकिन फैसलवाडा वगैरह और कुछ और टाउट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी की डील हो गई है। देखिए ये वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि बुशरा बीबी जो है वो वादा माफ गवाह बन गई। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि बुशरा बीबी पे मुकदमा हो गया, अब लग पता जाएगा। तो जब बुशरा बीबी पे मुकदमा हुआ तो वो खुद चली गई जाके, उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर उन्होंने कहा मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं, इमरान खान की ताकत बनूंगी, और उन्होंने ये बात साबित की। अब डील का जो लोग बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? देखें, डील की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस ख़ानदान से लड़के थक गए हैं, और अब उनके अंदर मज़ीद लड़ने की सकत बाकी नहीं है, क्योंकि ज़िल्लत ही बहुत है इस काम के अंदर कि आप औरतों से लड़ते हैं, आप लोगों को कैदी बनाते हैं, आप लाकानूनियत करते हैं, फस्तायत करते हैं, जुल्म और जबर का सहारा लेते हैं, तो इसमें इज्जत तो नहीं मिलती। अब अगर इमरान खान ने डील ही करनी होती तो इलेक्शन से पहले करता, ताकि इलेक्शन में उसकी हुकूमत बने, या वो इलेक्शन हारने के बाद डील कर देता कि ठीक है अब मेरा मोराल डाउन है मैं डील कर रहा हूँ, या इमरान खान साहब बजट के मौके के ऊपर एक उनको अपॉर्चुनिटी थी वो तब डील कर देते, IMF के मुआहदे के ऊपर बड़ा मौका था वहाँ डील कर देते, या जब आईनी तरमीम हो रही थी उसमें डील का मौका था वहाँ डील कर देते। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 2 मुलाकातें इमरान खान साहब से की हैं लोगों ने जाके जेल में। इमरान खान साहब को ऑफर्स दी गई हैं, उन्हें जो ऑफर्स दी गई हैं, मुझे आज मेरे एक सोर्स ने बताया कि इमरान खान साहब को ये ऑफर्स दी गई थी जेल के अंदर कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो अब भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम आपको जेल के अंदर भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, अस्पताल में भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आपके साथ टाइमलाइन तय कर सकते हैं कि इतने अरसे में आप बाहर आ जाएंगे, हमारी चंद छोटी छोटी चीज़ें वो आप मान लें। लेकिन इमरान खान साहब ने किया साफ इनकार। इमरान खान साहब ने कहा मैं यहाँ पढ़ा हूँ ना, यहीं पढ़ा रहूँगा, 100 साल भी मुझे यहाँ रखोगे मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगा और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब लोगों को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि जेल में बैठा हुआ एक आदमी आपसे धोखा नहीं कर रहा, तो क्या आप उस आदमी के साथ मुखलिस हैं? क्या उसकी आवाज़ के ऊपर आप भी उसी शिद्दत से खड़े हैं या नहीं खड़े?
अब जो लोग कहते थे डील हो गई, तो किस चीज़ पे इमरान खान ने डील की? आईनी तरमीम भी हो गई तो अब इमरान खान ने डील कर दी है। अगर इमरान खान ने डील की होती तो वो अपनी बेगम को बनी गाला या जमान पार्क भिजवाते कि उनको खतरा ना होता कि दोबारा उनकी बेगम के ऊपर शब खून मार के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें पेशावर भिजवाया। इसका मतलब क्या है कि उनकी कोई डील नहीं हुई। अब उनकी बहनों का जो है मुकदमा ही कोई नहीं है। उन्होंने आज हर हाल में आज़ाद होना है। अब इसको भी डील का तासुर दिया जाएगा क्या? मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं जज साहब, वो डील का हिस्सा है? भाई मुकदमे ही खत्म हो गए, अब आपने किस चीज़ में अंदर रखना है? इमरान खान के ऊपर भी सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं नादरीन। उसूलन इमरान खान साहब को अगस्त से पहले बाहर आ जाना चाहिए था। जुलाई से उनके मुकदमे खत्म हो चुके हैं। वो सिर्फ जुडिशियल रिमांड पे हैं। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीज़ों को डिले में डाला जा रहा है, वरना इमरान खान साहब को अब तक आज़ाद होकर बाहर आ जाना चाहिए था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा जी आप वहाँ चली जाएं, और वो चली गई। इसके अलावा जनाब कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के साथ ही खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब, और ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने छापी खबर, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जी पाकिस्तान से जा रहे हैं। मैंने आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा था कि जब कादी फायद ईसा पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बने तो नवाज शरीफ साहब आए थे, और मैंने आपको कहा था कि अगर ये चीफ जस्टिस ना रहे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान से चले जाएंगे। और वही हो रहा है कि नवाज शरीफ काजी के अलावा किसी पे एतबार नहीं करते। यानी आप ये देखें ना कि आर्मी चीफ तब्दील हुआ, नवाज शरीफ नहीं आए। वज़ीर आज़म तब्दील हुआ, नवाज शरीफ नहीं आए। वज़ीर आज़म फिर तब्दील हुआ, नवाज शरीफ नहीं आए। भतीजा वज़ीर आला बन गया, नवाज शरीफ नहीं आए। इमरान खान जेल में चला गया, नवाज शरीफ नहीं आए। नवाज शरीफ आए जब कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बना, और अब कादी फायद ईसा साहब इस होते से हट रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब इमीडिएटली वापस अपने मुल्क जो है वो बरतानिया पहुंच रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब को सबसे ज़्यादा एतबार इस मुल्क में ऐसा लगता है कि कादी फायद ईसा साहब पे था, और जो मैंने आपको कहा वो साबित भी हो रहा है। अख्तर मेंगल साहब के ऊपर भी जनाब एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ। फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये कह रही है कि हमें यकीन दिलाया गया था कि जस्टिस मंसूर को बनाया जाएगा चीफ जस्टिस। तो मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब की पार्टी अब धोखा दे रही है। देखें, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी बनाना था तो वो तो सबसे सीनियर थे, वैसे ही बन जाते। फिर आपको 3 बंदों वाला ये खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? ये जो आपने तरमीम के अंदर 3 बंदों वाला शामिल किया कि 3 सीनियर जजेस में से एक को बनाया जाएगा, तो आपने तो खुद चांस फराहम किया गवर्नमेंट को। अब बिलावल भी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मंसूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे। भाई ये सारा खेल खेला ही इसलिए गया है कि एक शख्स जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के अहल था, सबसे सीनियर जज था और सबसे बेहतर जज था, उसको आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना था। आप एक कंप्रोमाइज आदमी लाना चाहते थे जो आपकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे, लिहाजा आप एक आईनी तरमीम लेकर आए और उसके बाद आपने अपना फैसला कर लिया। अब देखना यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं या इंसाफ देते हैं कानून के मुताबिक। रियाज फतियाना साहब का बेटा भी वापस आ गया जी, क्योंकि आईनी तरमीम हो गई तो उनका बेटा वापस आना ही था। उनका बेटा भी वापस आ गया। उम्मीद है कि पंजूथा साहब भी वापस आ जाएंगे और अब उन्हें छोड़ देना चाहिए। कादी साहब चले गए हैं तो औरिया मकबूल जान साहब को भी छोड़ दें, जिन्हें जिद सी औरिया साहब से। अगर वो चले गए हैं तो औरिया मकबूल जान साहब को इस उम्र में गिरफ्तार किया हुआ है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो उनको भी रिहा किया जाए। अख्तर मेंगल साहब पे जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि सेनेट में आए थे, इन्होंने वहाँ कोई दहशतगर्दी की है। तो मामला ये है कि अख्तर मेंगल साहब तो आए थे सिर्फ अपने 2 सेनेटर्स को देखने के लिए, और इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, और लेडी ऑफिसर ने कहा था कि निकाला है। मेंगल साहब अगर वहाँ बैठे रहते तो वो अपने 2 अरकान को देखते ईवान में और कहते आके इधर बैठ जाओ पोजीशन के साथ, और मुमकिन है कि वो आकर इधर बैठ जाते। इसलिए उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया ताकि सेनेट के नंबर पूरे हों। अब मेंगल साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो मेंगल साहब ने इस पर एक ट्वीट किया है और चैलेंज कर दिया है। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी ये मेरे लिए एजाज़ और बेहद फ़ख्र की बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े होने पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई। बदकिस्मती से आज सुबह 9 बजे मैं दुबई रवाना हो चुका था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा आप लोगों की तरफ से ये खूबसूरत तोहफा मिला। अगर मुझे पहले इल्म होता तो मैं अपनी परवाज़ मनसूख कर देता। अब बताएं जनाब सदर और वज़ीर आज़म, मेरी गिरफ्तारी के लिए आप किस एयरपोर्ट पर लैंडिंग चाहते हैं? इस्लामाबाद, कोयटा, पिंडी या लाहौर? मेरे ख्याल में मेंगल साहब को वापस आके फौरी तौर पे गिरफ्तारी देनी चाहिए और इस निज़ाम को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी शक किया जा रहा है कि शायद उन्होंने ये कंप्रोमाइज़ किया है, और ये मुकदमा भी शायद इसलिए उनको पहले बाहर जाने दिया गया, बाद में दर्ज किया गया, ताकि ये कोई डील का हिस्सा है। कुछ लोग ये भी तासुर दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेंगल साहब वापस आएंगे, गिरफ्तारी देंगे, सामना करेंगे, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।